यूटोपिया चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सख्त लॉकडाउन के कारण आपके सामने हम लोग वीडियो प्रॉपरली जो है अपलोड नहीं कर पाए और तमाम समस्याएं का सामना करना पड़ा। अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है तो आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। पहला वीडियो आपने मेरा देखा, जाग्रफी के कुछ छोटे छोटे नदी के संदर्भ में अवधारणा प्रस्तुत किया था। अब डेली 3 वीडियोस आपको मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रख के, और नहीं केवल लेखपाल बल्कि एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी संदर्भ एग्ज़ाम का, सारे संदर्भ को रख के 3-3 टॉपिक बना के हम लोग डेली भेजेंगे। आज मैं प्रारंभ करूंगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री का लगभग 30 मिनट क्लास चलेगा, और फिर इसके बाद हम जाग्रफी का प्रस्तुत करेंगे, फिर पोल्ट्री भी प्रेजेंट किया जाएगा, और इंग्लिश का बहुत ही शानदार वर्ड पावर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, और बहुत ही शानदार नॉर्मस लेवाइस को मैं 5000 वर्ड जो है तैयार कराऊंगा। केवल और केवल आपको थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत उससे पैसा मिलने वाला है, उससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, प्रेम मिलता है, और हम लोग और मेहनत करते हैं और एनर्जेटिक होके, ताकि आपके पास ये सारा मैटर पहुँच चुके। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे आज सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, और इतिहास का क्लास प्रारंभ करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट हिस्ट्री, एंड एक्चुअली before starting such a kind of subject which is known as the Indus Valley Civilization, it would be better to know how to study such a kind of, you can say, topic, and later on बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इतिहास पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तमाम समस्याएं होती हैं, कोई रटता है, कोई भूल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आज को बताएंगे इतिहास को वास्तव में रटिए मत, समझ विकसित कीजिए, और समझ के माध्यम से इतिहास कैसे आपका हो जाएगा। और सबसे पहले मैं फिर बात वही करूँगा कि सबसे पहले रुचि जगाइए, और इतिहास कैसे समझ विकसित होगा और कैसे पढ़ना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मौर्य काल से उठाएंगे इतिहास पढ़ना, मिडवक काल से उठाएंगे, इल्तुतमिश से प्रारंभ करेंगे, कुछ लड़के केवल मॉडर्न हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हम दिखाएंगे कैसे लॉजिकली एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी संदर्भ में आइए प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। और सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ने का ये प्रयास करेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शुमार एकमात्र सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कैसे प्राचीन कहा गया, और इतिहासकारों में इस मत को लेकर विभेद था। 1921 के पहले जितने भी इतिहासकार थे, चाहे वैश्विक स्तर के चाहे भारतीय इतिहासकार हो, उनका एक स्वर में कहना था कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर सबसे भारत की प्राचीन सभ्यताओं में शुमार थी। लेकिन 1921 के बाद ऐसा आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या अनुसंधान हुआ कि सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आइए एक एक परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शुमार हो गई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसके निर्माता कौन लोग हैं। इस संदर्भ में 2 मत हैं, एक विदेशी मत का सिद्धांत है, एक देशी मत का सिद्धांत है। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो इसका आकार देखेंगे, इसका जिस समय इस सभ्यता का खोजा गया उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, वर्तमान में इसका क्या है। फिर देखेंगे विकास के संदर्भ में सबसे उत्तरतम, सबसे दक्षिणतम, सबसे पश्चिम में, सबसे उत्तर में, आखिर सबसे पूर्व में नगरों का विकास किस स्वरूप में हुआ था। फिर देखेंगे कि इसका स्वरूप कैसा है। इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी के निर्माता कौन से लोग हैं, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका कैसे एग्जिस्टेंस में सभ्यता आई। तो ध्यान दीजिएगा, उद्भव के संदर्भ में 2 मत का सिद्धांत है, एक विदेशी मत का सिद्धांत, एक देशी मत का सिद्धांत। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सभ्यता को जितने भी इतिहासकार, ओपी अग्रवाल से लेकर जितने भी इतिहासकार थे, उनका एक तर्क था कि इसका स्वरूप और इसका निर्धारण यानी इसके निर्माता विदेशी थे। उनका क्या मत है, क्या तर्क देते हैं, क्योंकि इतिहास में तर्क ही बहुत ही महत्वपूर्ण, साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। साक्ष्य ही सिद्ध करते हैं कि सभ्यता विदेशियों की उत्पत्ति थी कि नहीं। तो इसी संदर्भ में ये मत क्या लेते हैं, कहते हैं सुमेरियन घाटी की सभ्यता। इसका अर्थ ये हुआ
कि मेसोपोटामिया, प्राचीन नाम इराक का है, जो दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। इनका कहना है कि वहीं जो है मेसोपोटामिया यानी इराक में जो है एक नवीन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे सुमेरियन घाटी की सभ्यता कहते हैं। यही सुमेरियन घाटी की सभ्यता के लोग लाल सागर कालांतर में पार किए और भारत में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को जन्म दिए। लेकिन हम यहाँ पे इस मत को व्याख्यात करेंगे, विवेचना करेंगे कि वास्तव में कितना इसमें सत्य है। तो सुमेरियन घाटी की विशेषता और इसकी विशेषता में मेल करते हैं और देखते हैं कि मैच खाता है या नहीं, तभी तो इस स्वरूप को हम स्वीकार करेंगे। तो आइए देखते हैं, यह जो सुमेरियन घाटी की सभ्यता थी यह नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी, पहला मिलान। दूसरा, सुमेरियन घाटी की सभ्यता में जो नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग था वह स्कैटर्ड था, आंगन कहीं होता था, मकान कहीं होता था। तीसरा, सुमेरियन घाटी में एक लिपि पाई गई है, किलाक्षरी लिपि, और उसको विद्वानों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। और यही नहीं, सुमेरियन घाटी की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं मकानों के अंदर, जबकि अगर बारीकी से पड़ताल करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, लेकिन इनका नगर नियोजन बिल्कुल टाउन पैटर्न जो था, बिल्कुल सेट पैटर्न में टाउन को बसाया गया था। और यही नहीं, यहाँ पर कोई भी लिपि का साक्ष्य, लिपि हालांकि इसकी लिपि मिली है लेकिन लिपि को पढ़ने में विद्वान सफल नहीं हो पाए हैं। और यही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता के किसी भी नगर से, किसी भी क्षेत्र से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसी आधार पर यह मत खंडित हो जाता है और इसलिए कह सकते हैं कि विदेशी सभ्यता के निर्माता नहीं हो सकते। आते हैं देसी मत के सिद्धांत में। देसी मत के सिद्धांत का एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अगर मान लीजिए ये बनारस है, ये बनारस जिला है और बनारस जिले के अगल बगल ये गांव है, ये गांव है, ये गांव है, चौबेपुर है, तमाम छोटे छोटे गांव है। और ध्यान दीजिएगा, गांव में कृषक की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, उसका सबसे बड़ा आर्थिक आधार क्या होता है, उसकी संपत्ति यानी जमीन, और जमीन में अन्न का उत्पादन, गेहूं और चावल। और इनके पास जब उत्पादन होता है तो ये क्या करते हैं कि गेहूं और जो इनके पास अन्न होता है लेके मार्केट में आते हैं, तो मार्केट का निर्माण होता है, क्रेता आता है, विक्रेता आता है, और क्रेता विक्रेता जैसे आता है नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, यह जो किसान था खाने पीने के बाद जो शेष अधिशेष बचा, उसी अधिशेष को या जमीन लेना है, कपड़ा लेना है, या शादी या विवाह करना है, तो इसी अधिशेष को पैसे के लिए मार्केट में लेके आया। यहाँ पर संकेंद्रण हुआ, यानी अधिशेष ने नगरी क्रांति को जन्म दे दिया। यानी सिंधु घाटी के निर्माता यहीं के लोग थे। छोटी छोटी संस्कृतियां थी आंचलिक स्तर पे, सोथी संस्कृति, सुथावल संस्कृति, इन संस्कृतियों की ग्रामीण परिवेश ने एक नई सभ्यता का विकसित कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ, इस सभ्यता के जनक हमारे भारतीय थे, मूल हमारी है। और यही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता न केवल भारत बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शुमार है। यहीं पर जो है मिस्र की नील घाटी की सभ्यता, चाहे हम्बुराबी की सभ्यता, चाहे बेबीलोन की सभ्यता, सबसे शानदार, सबसे उत्कृष्ट सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और यही नहीं, इस सभ्यता का विकास इस सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ था। यानी 3 महाद्वीप में इसका विकास हुआ था। भारतीय महाद्वीप के 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आते हैं, जिस समय इस सभ्यता की खोजी, उस समय इसका क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर, 12 लाख कुछ भी जाता समथिंग इसका क्षेत्रफल था। लेकिन वर्तमान में दिन प्रतिदिन नए नए नगरों की खोज हो रही है और वर्तमान में लगभग 1400 नगर प्राप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके विकास के संदर्भ में हम देखें तो इसका विकास 1400 नगर प्राप्त होते हैं, लेकिन केवल 6 को महानगर का दर्जा मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबग्गा के बाद आपका धौलावीरा, ये तमाम 6 महानगर हैं। और उसी विकास के क्रम में देखेंगे सिंधु सभ्यता का विकास, यानी सिंधु सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में टेंगिल आकार में हुआ है। और यही नहीं, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम जो प्लेस मिला है, जो नगर मिला है, वह जो जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी के किनारे मांडा, और सबसे दक्षिणतम द से दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में। सबसे जो है पूरब में मिला है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में। और सबसे पश्चिमोत्तर नगर मिला है सुतकागे इंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और वह दस्त नदी के किनारे है। तो हमने विकास देखा। आते हैं इसके स्वरूप के बारे में। भारत के इतिहास में पहली बार
भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने नगर का दर्शन किया, पक्की ईंट के मकान देखे, नालियों का प्रयोग किया। इसी संदर्भ में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय था। यानी कई पॉइंट हमने तैयार किए, उसका संदर्भ भी है परीक्षा में। सबसे पहले सवाल आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। जिस समय इसको खोजा गया उसका क्षेत्रफल कितना था? 12 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर कहेगा कि इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय। सबसे उत्तर में मांडा, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम में सुतगागेंडोर। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के नामकरण के संदर्भ में, क्योंकि सभ्यता को आपने देखा भी होगा किताबों में भी, विद्यालय में भी, और बड़े स्तर की कक्षाओं में भी, और कोचिंग संस्थाओं में भी। कुछ लोग विद्वान इसे कहते हैं हड़प्पा घाटी की सभ्यता, कुछ लोग इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, कुछ इसे मेलुआ सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। और पिछली बार एसएससी और बीएड और लेखपाल में यह सवाल आता कि मेलुआ सभ्यता किस सभ्यता का नाम है। कुछ विद्वान इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे नगरीय सभ्यता के नाम से पुकारते हैं, और यहाँ तक कि कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। तो हम यहाँ पे यह पड़ताल करेंगे कि आखिर एक सभ्यता के इतने सारे नाम क्यों हैं? क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता, क्यों मोहनजोदड़ो सभ्यता, क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता, क्यों मेलुआ सभ्यता और क्यों कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से पुकारा गया? प्रत्येक नाम की अपनी पृष्ठभूमि है, प्रत्येक नाम का अपना रहस्य है, और आते एक एक रहस्य का पर्दा उठाते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि आखिर एक ही सभ्यता के इतने सारे नाम क्यों है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे आखिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। भारत के महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में यहां पर एक संस्था है, भारतीय पुरातत्व विचार विमर्श का एक मुख्यालय है। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर नवीन सभ्यता का पता लगाना है या उसकी पड़ताल करनी है, तो नागपुर की संस्था भारतीय पुरातत्व विभाग, सर्वेक्षण विभाग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस बात की पड़ताल करे। और बाय लॉज उनका एक नियम है कि किसी भी नगर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सभ्यता में सबसे पहला जो नगर मिलता है उसी नाम पर संपूर्ण सभ्यता का नामकरण हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले 1921 में खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा घाटी की सभ्यता है। दूसरा संदर्भ देखते हैं मोहनजोदड़ो। पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ा महानगर मोहनजोदड़ो है। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। और आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता में लगभग 1400 से अधिक महानगरों की पुष्टि हो चुकी है। और सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य जो बात है, सभी नगरों का विकास या तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों या उसकी घाटी में हुआ है। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सभी नगरों का विकास इसकी घाटी में हुआ है। जबकि मकरान तट के निवासी अपनी भाषा में सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुआ सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। परीक्षा में सवाल आएगा मेलुआ सभ्यता किस सभ्यता का नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। जबकि ध्यान से समझिएगा, यहां पे बच्चों डबल टी याद रखिएगा। टी फॉर तांबा, टी बार तांबा और टी फॉर तांबा याद रखिएगा, याद कीजिएगा। टी फॉर तांबा और टी फॉर टिन। तांबा और टिन, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीक इतनी आगे जा चुकी थी, तो दो एलिमेंट को मिला के इन लोगों ने कांसा बना दिया। तो पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं वह कांसे की थी। यानी तकनीकी रूप से अगर इसको डिफाइन किया जाए तो टेक्निकली सिंधु घाटी की सबसे उपयुक्त नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। और जैसा कि आपने देखा, भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने पक्के नगर के दर्शन किए, ईंट के दर्शन किए, पक्की नालियों का प्रबंध देखा, यहाँ पर कुएं का प्रबंध देखा, सब कुछ यानी ईंट के बने थे, इसलिए सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री हुए तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उस समय मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता दिया। इसके पीछे तर्क ये था कि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलखंड पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में चले गए थे। इसीलिए उनका कहना था कि पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती थी सरस्वती नदी के किनारे, इसलिए कुछ विद्वान इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं।
यानी कैसे सवाल आएगा उसको समझिए। सबसे पहले पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा था क्षेत्रफल के आधार पे। क्यों इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं? क्योंकि सभी नगरों का विकास सिंधु या उसकी सहायक नदी या उसकी घाटी में हुआ और मकरान तट के निवासी इस सभ्यता को मेलुआ सभ्यता के नाम से पुकार देते। और तकनीकी रूप से इस सभ्यता का सबसे शानदार जो है डिफिनीशन कांस्यू सभ्यता के अंतर्गत चला जाता है। यह सभ्यता स्वरूप में नगरीय थी और इसे बाद में सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। अब देखिए आते हैं लिपि के बारे में। जैसा कि मैंने चर्चा किया था मेलुआ संदर्भ के, जब मेलुआ बात हो रही थी, यानी हमने ये कहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता विदेशी हैं, तो उसी संदर्भ में हमने बात किया था कि जो सुमेरियन घाटी की सभ्यता थी वह जो है उसमें एक लिपि पाई गई थी किलाक्षरी लिपि, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि उसका नाम है चित्रात्मक लिपि। किलाक्षरी लिपि को विद्वानों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, लेकिन ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि है इसको विद्वानों ने आज तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया है। यानी अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। लेकिन इसका संदर्भ क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता को किस कालखंड में हम रखेंगे? तो हम रखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। इसका अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी युग अगर किसी भी युग का कोई साक्ष्य है और उसको जो है यानी साक्ष्य उपलब्ध है पढ़ने में जो है सफलता विद्वानों ने ही प्राप्त किया है, तो उस काल को हम रखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल में रखी जाएगी? आदि ऐतिहासिक काल में। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि चित्रात्मक लिपि को, हालांकि साक्ष्य चित्रात्मक लिपि हमको मिली है लेकिन विद्वान इसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में कुल 1400 नगर खोजे गए, जिनमें से केवल 6 को महानगर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले जो नगर यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले जो नगर खोजा गया उसका नाम हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम शाही ने किया। यह जो हड़प्पा नगर है वर्तमान में रावी नदी के किनारे है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में रावी नदी के किनारे है और यहाँ से दयाराम शाही को एक बस्ती का साक्ष्य मिला, एक नगर का साक्ष्य मिला और नगर 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी वाले क्षेत्र को निचला नगर और पश्चिमी वाले क्षेत्र को दुर्ग कहते थे और दुर्ग की अलग से जानबूझ के किलेबंदी की गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ट्रेंगुलर शेप में फैली हुई थी, तो यहाँ जो नगर मिला तो यह लोग जान के पश्चिमी जो क्षेत्र था इसको हम दुर्ग कहते थे, इसकी किलेबंदी किए थे ताकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमणकारी इस पे आक्रमण न कर सके। कितना शानदार नगरों का नियोजन था, टाउन प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी कि यहाँ पे जो है पश्चिमी दुर्ग में यहाँ पर जो है जानबूझ के किलेबंदी की गई थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यानी जो हड़प्पा है या जो है सबसे पहला सवाल पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहला कौन नगर खोजा गया? हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। किसने किया? दयाराम शाह ने। किस नदी के किनारे? रावी नगर में। किस तरफ का जो है किलेबंद किया था? दुर्ग का। अब बच्चों इसके आगे हम कल वीडियो बनाएंगे। लॉकडाउन बहुत ही सख्त है, किसी भी तरह हम आपके पास पहुंचा दे रहे हैं वीडियो और बीच में हम नहीं पहुंचा, इसके लिए हम लोग बहुत ही शर्मिंदा हैं आप लोगों से। डेली जो है कुछ समय का लेके जैसे लॉकडाउन हमारे यहाँ खुल जाएगा तो और जो है बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे और यहीं तक रोकते हैं। फिर कल समय निकाल कर हम इसके आगे आपको वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को एनर्जी मिले और एनर्जेटिक हो गए बिल्कुल क्लास जैसा आपके सामने तस्वीर उभार दूं। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे, जो भी पढ़ा देखिए सवाल कितने हमने पढ़ा। सबसे पहले सवाल पूछेगा सिंधु घाटी भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा सवाल बनेगा सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? ट्रेंगल, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की सभ्यता का जब खोज हुई तो उसमें उसका क्षेत्रफल कितना था? 12 लाख वर्ग समथिंग किलोमीटर था, वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर कहेगा इस सभ्यता का स्वरूप कैसा था? नगरीय था। फिर कहेगा कि किस कालखंड में इसे रखेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इसकी लिपि क्या थी? चित्रात्मक। सबसे पहला सिंधु घाटी की सभ्यता में पहला नगर कौन खोजा गया? हड़प्पा। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा घाटी की सभ्यता। किस सन में खोजी? 1921। कौन खोजा? दयाराम शाह ने। किस नदी के किनारे? रावी। बस्ती या नगर कितने भागों में आई थी? 2 भागों में।
पूर्वी क्षेत्र को हम पूर्वी नगर या निचला नगर कहते थे, पश्चिमी क्षेत्र को गढ़ी या दुर्ग कहते थे, और इसकी की गई थी किलेबंदी ताकि आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करके इसको नष्ट न कर सके।